हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरटेट 2012 का पेपर लेकर आए हैं। आरटेट 2012 के पेपर में 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के आए थे, इस वीडियो में हम उसकी व्याख्या सहित उसको हल करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ सकें, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। और ये दोस्तों आरटेट 2012 का लेवल फर्स्ट वाला पेपर है। इससे पहले 2011 का भी लेवल फर्स्ट का पेपर है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें, उसमें भी कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एच टेट के पेपर की और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2020 में हुई थी, उसके सभी विषयों के साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे कि क्वेश्चन वर्तमान में कैसे आ रहे हैं और आपको उनमें से कितने क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो आपको अगर जो टॉपिक हार्ड लगेगा, जिसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसको आप ज़्यादा पढ़ना ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए आज का 2012 का पेपर लेवल फर्स्ट वाला। इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो दोस्तों 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है? तो 9 वर्ष का बालक वो लगभग तीसरे चरण में पहुंच जाता है। नैतिक विकास के कोलबर्ग के अनुसार लगभग तीसरा चरण की अवस्था 9 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। मतलब एक तरीके से प्रशंसा की बात यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ा दिया, तो ये भी मोटिवेशन की वजह से हुआ है कि उसको मतलब डांस कम आ रहा था या अपनी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करने मतलब कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने अपने नृत्य का टाइम है 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटा कर दिया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। ये भी मतलब कोई बीमार आदमी है, उसे श्वास लेने में तकलीफ थी या क्या थी, ये भी अभिप्रेरणा के माध्यम से हुआ है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, ये कोई मोटिवेशन का काम नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? मतलब निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं या कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो दोस्तों प्रशंसा की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए क्या कार्य करेगा? तो दोस्तों विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, ये उसकी मतलब प्रशंसा के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार खाना, चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में और इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो इसमें राइट होगा, अगले वाले राइट नहीं होंगे, क्योंकि चढ़ना भागना फेंकना ये तो विकास की अवस्थाएं हैं, इससे कोई अधिगम का लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियां, क्रियाएं और भाषा। तो दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया में अब ऑप्शन दिए हैं उसमें आएगा मांसपेशियां, क्रियाएं, क्योंकि इसका चिंतन में कोई महत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियां, क्रियाएं वो चिंतन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर अब इसकी जगह कोई और ऑप्शन आता तो भाषा भी उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण होती है चिंतन में। मतलब सबसे पहले मांसपेशियां, क्रियाएं और उसके बाद है भाषा।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरों के अंतर्मन की इच्छा एवं मनसा का पता लगाना, दूसरों के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें बात की गई है इंट्रापर्सनल की। आप इंग्लिश वाला नाम ध्यान में रखें, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल हमेशा मतलब खुद के बारे में होता है इंट्रापर्सनल, और इंटरपर्सनल होता है INTER, ये होता है दूसरों के बारे में। तो इसमें बात पूछी गई है मतलब इंट्रा की बात की गई है, तो इंट्रा की बात होगी मिलते जुलते संवेगों, उदासी और पछतावे में भेद कर पाना, ये होता है इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल के ये दूसरों के अंतर्मन की इच्छा, दूसरों के मूड को भाप जाना, दूसरों के विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करने वाले, ये सब होते हैं इंटरपर्सनल में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये देखिए 7 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यू रचना या अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। मतलब निम्न में से कौन सा है वो लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता मतलब लैंगिक की समानता की भावना के विपरीत कौन सा कथन है। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक और काम्य कौशलों के विकास की संभावित क्षमता वो समान होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। और अगला ऑप्शन है, लड़के और लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के लिए सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसे मतलब एक बार में समझ में नहीं है तो आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर वो अपने आप ही मिल जाएगा। इसमें कुछ मतलब पढ़ने की या जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी है वो बात कर रहा है सिर्फ लड़कों की, कि लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। तो दोस्तों ये लैंगिक समता की भावना के विपरीत कथन हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कों की बात की गई है, लड़कियों की बात नहीं की गई है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। तो समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता वो किस प्रकार समझ सकता है, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट है, भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित और कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों, फिर है पुरस्कार केंद्रित। तो दोस्तों इसमें मतलब सृजनशीलता के पोषण हेतु, सृजनशीलता में लक्ष्य है वो नहीं होता, मतलब लक्ष्य तो सृजनशीलता के बाद में कुछ आदमी मतलब करना चाहता है वो होता है। तो एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कार्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्य केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की मतलब विद्यार्थियों की विशेषता इसमें पूछे कि कौन सी नहीं है। तो बात करते हैं बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, और विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थी नहीं है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ये सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमापीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, और यह न्यायाधीश पर आधारित होता है। तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अब दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान है वो तो अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है और यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर भी आधारित होता है। दोस्तों मौलिक अनुसंधान है वो प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, न्यायादर्श पर आधारित होता है। नीचे वाले तीनों कथन है वो मौलिक अनुसंधान के हैं, इसलिए इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको कोई गलत कथन है वो देगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, लेकिन इस पेपर में 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी क्रियात्मक अनुसंधान का ही है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तरहयुक्त विवेक पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, और क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें से आया क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा है, इसमें उलझाने वाली भाषा भी नहीं हो सकती ज़्यादा। तो क्रियात्मक अनुसंधान है वो निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, कि एक स्कूल में जैसे कोई टीचर नहीं आया या फिर कोई बच्चे लेट आता है, कुछ भी उनका समाधान करना है, वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, लेकिन समस्याओं के कारणों पर ये आधारित होता है क्रियात्मक अनुसंधान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, और इनमें से सभी। तो दोस्तों 2005 में बहुभाषा को एक बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें बालक सुरक्षित महसूस होता है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं रहता है, और ये बालकों को विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट हो जाएगा। सभी साधन हैं वो काम में आते हैं, इसमें समर्थन करते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। उच्च प्राथमिक का मतलब है 6 से 8। वस्तुओं को प्रेक्षण करना, वह अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, और अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो दोस्तों इसमें क्या है कि विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। अब उच्च प्राथमिक स्तर में जैसे 6 वर्ष का छठी क्लास में जो बच्चा जाता है वो 10 या 11 वर्ष का होता है। तो इसमें से अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है इसमें, क्योंकि मूर्त विषयों के बारे में बच्चा वो जल्दी सीखता है उस टाइम, इसलिए ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान विषय में अमूर्तता है वो माध्यमिक स्तर पर शुरू होती है, 9th क्लास में जो बच्चा हो जाता है तब उसको अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, और विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो दोस्तों कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का आयु और योग्यता के आधार पर समान होना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और इनमें से सभी। तो संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों वंशक्रम है वो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम है वो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों कि सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को वंशक्रम निर्धारित नहीं करता है, लेकिन शारीरिक संरचना के विकास को थोड़ा बहुत निर्धारित करता है। लेकिन ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही गलत होने के कारण इसमें इनमें से सभी ऑप्शन हम नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है वो ज़्यादा राइट है, इसलिए ऑप्शन है ए है वो होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। और प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो इसमें दोस्तों पूछा है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से
कोई भी अध्यापक है वो बचाव नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास पर प्रक्रिया है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। अब आप सबको पता है कि परिपक्वता तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो राइट हो जाएगा, क्योंकि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम है वो अभ्यास पर निर्भर करता है, प्रेरकों पर निर्भर करता है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन परिपक्वता एक निश्चित आयु के बाद है वो रुक जाती है। तो इसमें हो जाएगा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन सा विकास का कथन है वो सही नहीं है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो बिल्कुल ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। ये बात इसमें गलत है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न अवस्थाओं में खतरे भी अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट हो जाएगा। फिर दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों की लड़ाई मोल लेता है। तो दोस्तों इसमें तो बहुत ही एक ऑप्शन है वो नेगेटिव आ गया, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समेटिव इवैल्यूएशन। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। इससे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष समप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है और अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये बात इसमें पूछी है। तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना वो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। फिर राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है पर्यटन एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है, क्योंकि राजू पहले डरता था लेकिन बाद में दूरी को कम करते करते लास्ट में उसकी गोद में ही खरगोश को रख दिया। तो ये उदाहरण हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी, मन ही मन परेशानी होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है और बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार की विशेषता में मतलब भिन्न होता है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त है वो कर देता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति होता है या अंतर्मुखी विद्यार्थी होता है वो मतलब दूसरे बच्चों से अपनी परेशानी वो शेयर नहीं करता, वो अपने मन ही मन उस परेशानी को दूर करता है या फिर मन ही मन सोचता रहता है। दूसरों के साथ उसकी अभिव्यक्ति है वो बहुत ही सीमित होती है, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर वो बोलता है, सिर्फ चुपचाप गुमसुम सा एक जगह बैठा रहता है। तो ये होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। और बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है कि वो अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ है वो अभिव्यक्त कर लेता है। जैसे हम भी देखते हैं कि मतलब गाड़ी या बस में सफ़र करते हैं तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला वो जान पहचान निकाल लेता है, बोलने लग जाता है, जिससे किसी ना किसी प्रकार वो मतलब जान पहचान या मित्रता हो जाती है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है, अपने आप में ही मग्न रहता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है और यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इसमें दोस्तों बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये बात इसमें मतलब सत्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि है वो अस्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं होती है दोस्तों, बुद्धि अस्थायी होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं प्रेम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है,
इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है और मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट है, इसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। मतलब ईगो पक्ष से जितना ज़्यादा मजबूत होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो उतना ही ज़्यादा संतुलित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर हम मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना और सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की मतलब कौन सी व्यूह रचना वो कार्य करेगी, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मतलब उनको हस्तलिपि के जो शिक्षा है वो ही दी जाती है, क्योंकि बुद्धि है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए अमूर्त काम है वो या अमूर्त वस्तुओं के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी है वो समझ में नहीं आती है, इसलिए उनको मतलब कार्य को मूर्त रूप से समझाया जाता है। हस्तशिल्प की शिक्षा है वो उनको दी जाती है पिछड़े बालकों को। फिर है नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु और इनमें से सभी। तो नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा इनमें से उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट हो जाएगा। विशिष्ट गुणों के विकास के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी किया जाता है और बर्दाश्त नहीं की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण के हेतु भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है धीमी गति से सीखने वालों की। इसमें क्या बात पूछी है दोस्तों कि वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो इसमें धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की, अधिगम निर्योग्य बालकों की और मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की। तो दोस्तों इसमें मतलब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि क्या बात इसमें पूछी गई है, आपको मतलब सामान्य बुद्धि और अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता, ये बात देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है। लेकिन इसमें बात पूछी गई है कि वर्तनी, वाचन और गणना में कठिनाई है वो क्या होती है, तो अधिगम निर्योग्यता होती है। डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होते हैं मतलब अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता होती है। वर्तनी में असुविधा या वाचन में असुविधा, गणना में असुविधा, मतलब डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया, अफेजिया, ये चीज़ें मतलब क्या होती हैं, तो अधिगम निर्योग्यता। फिर बात करते हैं फ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की और प्रत्यक्षीकरण की या इनमें से सभी। तो फ एवं व और मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना किस प्रकार की अधिगम की समस्या है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण की, परसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट है, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण की। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन साइकोलॉजी का। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में और चुनाव संबंधी कार्य में और प्लस पोलियो कार्यक्रम में। तो दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के अंतर्गत अध्यापक को प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों ये मतलब अब आपको तो सबको पता होगा कि आंगनवाड़ी में जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा प्लस पोलियो अभियान है वो चलाया जाता है। वही पोलियो की 2 बूंद है वो आंगनवाड़ी वाले ही कर्मचारी ही बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन अध्यापक के लिए 3 ही काम बताए गए हैं आरटी 2009 में, आपदा राहत कार्यक्रम, चुनाव संबंधी कार्य और 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना। इसके अलावा किसी भी कार्य में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन वास्तव में शानदार थे, मतलब पहली बार आपने भी देखे होंगे, और कुछ क्वेश्चन ईजी थे। तो दोस्तों साइकोलॉजी का पेपर हमेशा से ही ऐसा आता है कि ये मत सोचना कि अभी हार्ड आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2011 वाला पेपर भी बहुत ही शानदार था और 2012 वाला पेपर भी बहुत ही शानदार है। तो साइकोलॉजी आपको ऐसी ही 2020 में भी देखने को मिलेगी। अतः अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और ये जो लास्ट एग्जामों में आए क्वेश्चन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अतः इनको ज़रूर देखें आप और अपनी सफलता को मतलब निश्चित करें कि हमें लगभग 25 प्लस मार्क्स हैं वो साइकोलॉजी के अंदर लेकर ही आने हैं, ताकि अच्छी रैंक के साथ पास हो सकें और गृह जिला हमको मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।